नमस्कार। क्या एक धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक और विरासत को लेकर अपने अलग कानून होने चाहिए? भारत के बौद्ध समुदाय ने हाल ही में यही मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी और जानते हैं, कोर्ट के जवाब ने देश में पर्सनल लॉ पर जो बहस चल रही है उसे एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। तो कभी सोचा है कि भारत में शादी, तलाक या फिर जायदाद के बंटवारे के नियम कैसे तय होते हैं? इसका जवाब है पर्सनल लॉ में। मतलब अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग नियम। लेकिन तब क्या होता है जब कोई समुदाय ये कहे कि मौजूदा कानून उनकी पहचान से मेल नहीं खाता और वो अपने लिए एक नया कानून चाहते हैं? बस यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि बौद्ध समुदाय की ये मांग असल में है क्या। फिर जानेंगे कि अभी का कानून क्या कहता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और उसके पीछे की वजह क्या थी। और सबसे आखिर में अब आगे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मांग की जिसने एक बड़ी कानूनी बहस को जन्म दे दिया है। अच्छा, बार बार ये शब्द आ रहा है पर्सनल लॉ। आखिर ये होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो कानून है जो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के निजी मामलों को डील करते हैं। मामले जैसे शादी, तलाक, गोद लेना या फिर विरासत। तो हुआ ये कि बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की। उनकी मांग एकदम सीधी और साफ थी। बौद्ध समुदाय के लिए एक अलग अपना पर्सनल लॉ बनाया जाए। पर सवाल ये उठता है कि उन्हें ऐसी मांग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मौजूदा कानूनी सिस्टम में मिलता है। आइए देखते हैं कि अभी का कानून क्या कहता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हमारे देश में कानूनी तौर पर बौद्ध, जैन और सिख इन तीनों समुदायों को हिंदू पर्सनल लॉ के दायरे में ही रखा गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि उनके शादी, तलाक और विरासत से जुड़े मामले हिंदू कानूनों के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। खास तौर पर ये 4 बड़े एक्ट्स हैं जो उन पर लागू होते हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। याचिकाकर्ताओं का तर्क यही था कि बौद्ध धर्म की अपनी अलग पहचान है, अपने रीति रिवाज हैं, तो फिर उन पर ये कानून क्यों लागू हों? तो ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। चलिए देखते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। इस मामले की सुनवाई कोई छोटी मोटी बेंच नहीं कर रही थी। इसकी अध्यक्षता खुद भारत के चीफ जस्टिस कर रहे थे और उनके साथ थे जस्टिस जॉय माल्या बागची। याचिकाकर्ता यानी बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की मांग अब देश की सबसे ताकतवर अदालत के सामने थी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया और उस फैसले के पीछे तर्क क्या था? यहीं पर शक्तियों के बंटवारे का जो सिद्धांत है वो बहुत अहम हो जाता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हाँ या ना में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। कोर्ट ने इस पूरी याचिका को भारतीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेज दिया, ये कहकर कि आप इस पर विचार करें। तो ये एक फैसला कम और एक प्रक्रिया की शुरुआत ज्यादा थी। तो कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? यहीं पर वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत काम आता है। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, अदालत संविधान में बदलाव का निर्देश नहीं दे सकती। लॉ कमीशन का काम है संसद को सुझाव देना। मतलब साफ है, कानून की व्याख्या करना कोर्ट का काम है, लेकिन नया कानून बनाना या बदलना वो संसद का काम है। कोर्ट ने अपनी सीमा को स्पष्ट कर दिया। तो अब जब गेंद लॉ कमीशन के पाले में चली गई है तो सवाल है कि आगे क्या होगा? कानूनी सुधार का ये रास्ता अब कैसे तय होगा? पहले ये समझ लेते हैं कि ये लॉ कमीशन आखिर है क्या। इसे आप सरकार का एक तरह का लीगल थिंक टैंक समझ सकते हैं। इसमें कानून के बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं जो मुश्किल कानूनी मुद्दों पर गहराई से रिसर्च करते हैं और फिर सरकार को सलाह देते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये खुद कानून नहीं बनाते, सिर्फ सिफारिशें करते हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलेगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट केस से जुड़े सारे कागजात लॉ कमीशन को भेज चुका है। इसके बाद कमीशन याचिकाकर्ताओं को बुलाएगा ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। फिर विशेषज्ञ इस पूरे मुद्दे पर गहराई से स्टडी करेंगे और सबसे आखिर में सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेंगे। और यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये भी बताया कि लॉ कमीशन तो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बौद्ध समुदाय की ये मांग अब कोई अकेली मांग नहीं रही, बल्कि ये एक देश एक कानून को लेकर जो बड़ी बहस चल रही है अब उसका हिस्सा बन गई है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। एक समुदाय के अलग कानून की मांग अब लॉ कमीशन के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी बहस से जुड़ गई है। तो क्या ये कदम भारत में यूसीसी की चर्चा को और आगे बढ़ाएगा या फिर ये इस बहस को और भी ज्यादा जटिल बना देगा? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।